अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो केमिस्ट्री की सॉल्व एक्सरसाइजेज से मुतल्लिक है और आज आप सीखेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसके जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है इनसर्कल द करेक्ट आंसर। चूँकि ये MCQ से मुतल्लिक क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो पहला पार्ट इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज आर्सेनियस एसिड। इसमें ऑप्शन चेक कर लें, HNO3, H2CO3, CO2, H2SO4। तो कहा यह गया है जी कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, नीचे दिए गए जो सब्सटेंसेस हैं उनमें से बताना है कि कौन सा आर्सेनियस की थ्योरी के मुताबिक एसिड के तौर पर क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। तो आर्सेनियस की थ्योरी कह रही है जी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में आयनाइज होकर H+ आयन दे दें वो एसिड होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसी कोई सलाहियत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी यही इसका यहाँ पे आपका दुरुस्त इंतखाब यही बनता है, पार्ट सी। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 है NH3 कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बेस बाय। ये मतलब थीरीज दी गई हैं जी, लेवेस, ब्रॉन्स्टेड, आर्सेनियस, सारी थीरीज इनके मतलब बताना है कि कौन सी थ्योरी के मुताबिक हम इसको बेस के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते या क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो इन सारी थ्योरीज में से अगर आर्सेनियस थ्योरी को देखें तो उस थ्योरी के मुताबिक बेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो आयनाइज होकर OH नेगेटिव आयन दें वो बेस होते हैं। तो जबकि NH3 में कोई ऐसी सलाहियत नहीं है OH नेगेटिव आयन देने की, तो इसका मतलब ये है पार्ट सी इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेवेस बेस। ऑप्शन क्या है जी, BF3, HCl, AlCl3 और F नेगेटिव। तो अब जहाँ तक लेवेस की थ्योरी का मतलब है उसमें बेस उस सब्सटेंस को कहा गया है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखता हो। तो अगर आप यहाँ पे देखें F नेगेटिव में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखता है, तो यही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 4 है चूज़ लेवेस एसिड। लेवेस एसिड को चूज़ करना है। आपके पास है Cn नेगेटिव, NH3, H2O एंड H+ आयन। तो लेवेस की थ्योरी एसिड के हवाले से ये कह रही है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हों वो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए H+ आयन आपके पास सामने है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, तो इसको आप इनसर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है अ ड्रेन क्लीनर सोल्यूशन कंटेन्स 1.0 into 10⁻⁻8 m OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। दिस सोल्यूशन इज, ऑप्शन है आपके पास एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 1 into 10⁻⁸ है, और अगर हम OH की H+ की कंसंट्रेशन देखना चाहें तो वो क्या होगी, हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा -14 और -8 का। तो अगर हम ये डिफरेंस चेक करें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो H+ की कंसंट्रेशन आ रही है 1 into 10⁻⁻6, जो कि -7 से बड़ी है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक सोल्यूशन है, तो पार्ट ए इसका दुरुस्त है जी। पार्ट नंबर 6 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस इज यूज्ड एज एंटासिड। इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस स्टोमिक एसिड। विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। पहले ऑप्शन देख लें, MgSO4, MgCO3, MgCl2, MgO। तो जहाँ तक तल्लुक़ है स्टोमिक एसिड का, स्टोमिक एसिड की यहाँ पे बात हुई है, तो स्टोमिक एसिड होता है HCl। तो HCl जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl2 बनाएगा, सॉल्ट जो बनेगा वो MgCl2 होगा। तो इसका मतलब ये सी पार्ट जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का अमोनिया इज बेस बिकॉज। ऑप्शन क्या है, इट आयोनाइजेज इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयंस, कंटेन्स OH नेगेटिव ग्रुप, कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर या कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो जहाँ तक तल्लुक़ है जी पहले दो ऑप्शंस का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि OH नेगेटिव आयन तो देने की इसकी बिल्कुल भी सलाहियत नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर,
जहाँ तक इस बात का तल्लुक है तो ये भी नहीं हो सकता, चूँकि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो ये जो ऑप्शन है कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये दुरुस्त ऑप्शन बनता है कि चूँकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अमोनिया के ऊपर, और उसके ऊपर ये उस लोन पेयर की वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है आपके सामने मौजूद, और इसके बारे में कहा गया है कि विच स्पीशीज इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इन दिस रिएक्शन। ऑप्शन आपके पास वाटर के हैं, HCl, H3O पॉजिटिव या फिर नन। तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का तल्लुक है तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन डोनेट करेगा। तो अगर आप वाटर को देखें जी, वाटर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी लोन इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखता है। जबकि दूसरी तरफ HCl है, HCl इस इलेक्ट्रॉन पेयर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, और ये जो प्रोटॉन है ये H2O के साथ जाकर अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर उस लोन पेयर की वजह से अटैच हो जाता है और H3O पॉजिटिव बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, HCl। पार्ट 9 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच स्पीशीज इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। रिएक्शन आपने देख लिया, और इसके बारे में जो ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन या BF3। तो आप अगर देखें तो नाइट्रोजन ग्रुप 5 से तल्लुक़ है, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में हैं और एक लोन पेयर है इसके पास। जबकि दूसरी तरफ अगर आप BF3 को देखें तो BF3 ग्रुप 3 से तल्लुक़ रखता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन के साथ इसकी बॉन्डिंग के बाद 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और BF3 में बोरान जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, और यही इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है। एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज यूज्ड एज अ ड्रेन क्लीनर if the concentration of OH negative ions in this solution is 1 into 10 raised to power minus 5 m, the concentration of H plus ions in it would be ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो इसके लिए H प्लस आयन की कंसनट्रेशन मालूम करने के लिए हमें -14 और -5, यानी कि चूँकि OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन -5 है, तो हम -5 और -14 का डिफरेंस अगर चेक करें तो वो -9 आता है। तो ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है जी इस क्वेश्चन का। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। दूसरा क्वेश्चन है गिव शॉर्ट आंसर्स, और इसका पहला पार्ट क्या है जी, राइट द इक्वेशन फॉर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन, पानी की सेल्फ आयनाइजेशन की इक्वेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक कोलिजन होता है, यानी टकराव होता है, और ये टकराव अगर एनर्जेटिक हो तो क्या होता है कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस में। और अगर इन 2 मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात देखें तो फिर क्या होता है कि जी एक इनमें से मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाता है और दूसरा प्रोटॉन डोनर बन जाता है, और जो प्रोटॉन डोनर है वो OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो H3O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस इक्वेशन को हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन कह सकते हैं। और इसके अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल्स के हवाले से इक्वेशन लिखें तो वो इस तरह से लिखी जा सकती है कि H2O कन्वर्ट हो रहा है H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन के अंदर, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ आर्सेनिक एसिड।
तो जहाँ तक आरएनएस एसिड आरएनएस का कंसेप्ट है वो एसिड और बेस दोनों को डिफ़ाइन कर रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ पे सिर्फ आरएनएस एसिड की बात की गई है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो पानी में आयनाइज होकर H+ आयंस दे दें वो एसिड होते हैं आरएनएस के कंसेप्ट के मुताबिक। और इसकी एग्जांपल दी जा सकती है जी, बहुत सारी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। आप H2SO4 की एग्जांपल दे सकते हैं, आप HCl की दे सकते हैं, HNO3 की दे सकते हैं। तो यहाँ पे HCl और HNO3 की एग्जांपल्स दी गई हैं। तो HCl जो है वो पानी में आयनाइज होकर क्या करता है जी, H+ आयन देता है और Cl नेगेटिव आयन देता है। इसी तरह से HNO3 भी पानी के अंदर आयनाइज होता है जी, पानी के अंदर आयनाइज हुआ और H+ आयन और NO3 नेगेटिव आयन दे दिया। तो ये इसकी एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, वाई H+ आयन एक्ट्स एज लेविस एसिड। H+ आयन लेविस एसिड के तौर पर क्यों एक्ट करता है? तो बिल्कुल इसकी वजूहत यही हैं जी कि H+ आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर H+ की इसने स्टेटस लिया है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की शदीद ज़रूरत है। तो इसको अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो ये फ़ौरन उसको एक्सेप्ट करेगा। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, वाई NH3 एक्ट्स एज ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन ग्रुप 5 से इसका ताल्लुक है और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में है और एक लोन पेयर इसके पास मौजूद होता है। और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो चूँकि वाटर के पास प्रोटॉन देने की सलाहियत है और अमोनिया के पास इस नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद लोन पेयर की वजह से ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है। तो वाटर जो है अपना ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है और ये प्रोटॉन नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद इस लोन पेयर की वजह से इसके ऊपर जाकर अटैच हो जाता है और इस तरह से NH4 पॉजिटिव बन जाता है। NH4 पॉजिटिव आपके सामने मौजूद है और जो वाटर है वो बजाते खुद OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, OH नेगेटिव बना देता है आयन। तो इस तरह से यहाँ पे वाटर प्रोटॉन डोनर है और अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक वाटर एसिड हुआ और अमोनिया बेस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, वाई BF3 एक्ट्स एज लेविस एसिड। तो इस बात को समझने के लिए पहले BF3 का स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं जी। स्ट्रक्चर फार्मूला में अगर आप देखें तो चूँकि बोरान ग्रुप 3 से इसका ताल्लुक है और इसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर किए हुए हैं। इस तरह से अगर आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें आउटर मोस्ट शेल में तो वो 6 बन जाते हैं, जबकि ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की मज़ीद ज़रूरत है। तो ये इस तरह से कहा जा सकता है कि BF3 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और लेविस एसिड थ्योरी के मुताबिक ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हों वो एसिड होते हैं। क्वेश्चन 3 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट एंड प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसमें जी, NH4OH और इसमें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिख दिया है, HNO3 नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है और इनके रिएक्ट करने से हमारे पास NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है और साथ वाटर बन रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन था आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नीचे कुछ रिएक्शंस मौजूद हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। इसी तरह से दूसरे रिएक्शंस भी हैं, तो हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का ले लेते हैं जी। पार्ट नंबर 4 है, सल्फ्यूरिक एसिड
रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बन रहा है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इसका जो इक्वेशन है वो H2SO4 का सबसे पहले फार्मूला आपके सामने मौजूद है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला MgOH ट्वाइस वो भी लिख दिया गया है। और जो साल्ट बन रहा है वो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है और उसके साथ वाटर। और इसकी अब ये अभी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया गया, मोल्स की तादाद इक्वल नहीं है दोनों साइडों पे, तो हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये इस तरह से बैलेंस करने से वाटर के हमें 2 मोल लेने से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। बाकी कोई और तब्दीली की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वाटर के 1 मालिक्यूल आ रहा था, तो यानी 1 मोल आ रहा था, तो उस 1 मोल को हमने 2 मोल्स में, बाकी सारे 1-1 मोल्स हैं। H2SO4 का भी 1 मोल, MgOH ट्वाइस का भी 1 मोल है और MgSO4 का भी 1 मोल है। वाटर के हमने 2 मोल्स ले लिए हैं जी। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है जी, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट बन रहा है और साथ वाटर। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? H2SO4 का फार्मूला लिखा प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा और उसके साथ ही Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया, साथ वाटर बन गया। अब इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन चेक कर लेते हैं जी। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे हमने NaOH के भी 2 मोल कर लिए हैं और वाटर के भी 2 मोल्स कर लिए हैं, तो दोनों तरफ मोल्स की तादाद बराबर हो गई है। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। और इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं जी? कैल्शियम सल्फेट एक साल्ट बन रहा है और साथ वाटर पैदा हो रहा है जी। तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। इक्वेशन को अब बैलेंस करके देख लेते हैं जी। बैलेंस इक्वेशन इस तरह से है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी 2 मोल कर दिए गए हैं और वाटर के भी 2 मोल्स। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 रिएक्शंस दिए गए हैं और इन रिएक्शंस में कहा गया है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करना है। तो हम सबसे पहला पार्ट जो HNO3 और वाटर वाला जो रिएक्शन है उसको सबसे पहले उसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या हो सकता है। HNO3 प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे जहाँ तक तल्लक है HNO3 का, तो HNO3 एक प्रोटॉन अपना डोनेट करके NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आप देखें ये NO3 नेगेटिव बन गया है, जबकि वाटर जो है वो उसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट बल्कि है उसका कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं वो एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। तो यहाँ पे HNO3 एक एसिड है और वाटर बेस है। पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का जिसमें NH3 नाइट्रिक एसिड के साथ यानी अमोनिया नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और NH4NO3 बन रहा है। तो यहाँ पे HNO3 कन्वर्ट हो गया है, पहले कन्वर्ट हुआ है NO3 नेगेटिव में और NH3 कन्वर्ट हुआ है NH4 पॉजिटिव में और उसके बाद फिर ये आपस में चूँकि दोनों आयन्स आपस में इन्होंने रिएक्ट करके NH4NO3 बना दिया है। तो NH3 ने यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और HNO3 ने प्रोटॉन डोनेट किया है। तो HNO3 ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड है जबकि अमोनिया बेस है। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई लेवस एसिड्स एंड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। 3 रिएक्शंस है आपके सामने और इनमें से लेवस के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस को अलग अलग करना है। तो पार्ट 1 हम ले लेते हैं इसका जी। नंबर 1 पार्ट जो है इसका F नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है BF3 के साथ और BF4 नेगेटिव बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें लेवस कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि उसका एसिड और बेस का कंसेप्ट क्या है। उसके कंसेप्ट के मुताबिक ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो बेसिस होते हैं और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें वो एसिड्स होते हैं।
जहाँ तक F नेगेटिव का तल्लक है तो इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये अपना लोन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें BF3, तो BF3 में जो बोरान है वो उसके साथ फ्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं और टोटल इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से बोरान का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, इसको एक लोन पेयर चाहिए ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन से एक्सेप्ट करके BF4 नेगेटिव बना देता है। तो लेविस के कंसेप्ट के मुताबिक BF3 एसिड हुआ और फ्लोरीन बेस। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है जिसमें H+ आयन रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ और NH4 नेगेटिव बन रहा है। अब यहाँ पे H+ की जो सूरत हाल है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। तो जबकि NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। तो लेविस के कंसेप्ट के मुताबिक अमोनिया बेस है जबकि H+ आयन एसिड है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है जिसमें अमोनिया रिएक्ट कर रहा है AlCl3 के साथ और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बन रहा है। नाइट्रोजन और एल्युमिनियम के दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें जहाँ तक तल्लक है अमोनिया का, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है जबकि AlCl3 में एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं और इस तरह से एल्युमिनियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जबकि ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है इसका। तो एल्युमिनियम को ज़रूरत है लोन पेयर की और अमोनिया के पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है और ये लोन पेयर अमोनिया डोनेट कर रहा है और AlCl3 इसको एक्सेप्ट कर रहा है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। तो लेविस कंसेप्ट के मुताबिक अमोनिया चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये बेस है जबकि AlCl3 इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये एसिड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशंस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो इसमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी गई है। जिस तरह से पहला जो पार्ट है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये दी गई है 1 × 10⁻³ और दूसरे में भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी गई है जबकि तीसरे पार्ट में हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन दी गई है और ये है 1 × 10⁻³ और चौथे में भी हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन दी गई है। जहाँ तक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का तल्लक है तो ये तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 से ज़्यादा है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होता है, अगर उससे कम है तो ये बेसिक होता है। लेकिन जहाँ तक हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन की तल्लक है तो उसमें हमें पहले हाइड्रॉक्सिल आयन की कंसंट्रेशन तो हमें मालूम हो गई लेकिन हमने इसी की हेल्प लेते हुए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है इसमें और फिर उसके बारे में यही डिसीजन देना है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो 1 × 10⁻⁻7 से ज़्यादा आई तो वो एसिड होगा और कम आएगी तो बेस होगा। तो चलें जी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जी तो पहला पार्ट जिसमें सॉल्यूशन दैट हैज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻³ m, तो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास H+ की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू दिस है जो हमें दी गई है और हमने चेक किया कि ये ग्रेटर है, ज़्यादा है, बड़ी है, किस से 1 × 10⁻⁷ से, तो इसका मतलब ये कि ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा। पार्ट 2 हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल है 1 × 10⁻⁻10 के, जो कि स्मॉलर है, लेसर है, किससे 1 × 10⁻⁷ से। इसका मतलब यह है कि ये सॉल्यूशन बेसिक है। पार्ट नंबर 3 है आ सॉल्यूशन दैट हैज़ हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻3। यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल आयन की चूँकि कंसंट्रेशन हमें मालूम है, इसको हम पहले H+ आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है।
जी, तो इस पार्ट का सॉल्यूशन आपके सामने है। हमने OH नेगेटिव आयंस को लिखा 1 × 10⁻³ के, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है। तो हमें पता है कि जी KW जो है, जो अपना वाटर कांस्टेंट इक्वेशन है, वो है H प्लस इंटू OH नेगेटिव। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाटर कांस्टेंट के बराबर आता है। तो वाटर कांस्टेंट जो है उसकी जो अपना वैल्यू है वो ये है। और इसको चूँकि H प्लस और OH नेगेटिव, यहाँ पे चूँकि OH नेगेटिव यहाँ पे हमें मालूम है, वो हमने इसकी वैल्यू डाली है, और H प्लस हमें मालूम करना है। तो इसको हम बाहर लेकर आ जाएंगे यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाती है 1 × 10⁻11, जो कि लेसर है, स्मॉलर है किससे, 1 × 10⁻7 के। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन बेसिक है या अल्कलाइन है। पार्ट नंबर 4, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ हाइड्रॉक्सल आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻10। यहाँ पे भी हाइड्रॉक्सल आयन कंसंट्रेशन दी गई है, तो हमें मालूम करना पड़ेगा इसका H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। और हम देख लेते हैं कैसे मालूम करेंगे। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ये लिख दी गई, और H प्लस की हमने मालूम करनी है कंसंट्रेशन। उसी तरह से वाटर कांस्टेंट आपके सामने आ गया। वाटर कांस्टेंट इक्वल होता है H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। वाटर कांस्टेंट की वैल्यू ये आ जाती है 1 × 10⁻14। H प्लस हमने मालूम करना है, और 1 × 10⁻10 ये हाइड्रॉक्सल आयन की कंसंट्रेशन हमें दी गई है। तो वैल्यूज़ जब हमने निकाली तो हमारे पास H प्लस या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू आई है वो 1 × 10⁻4, जो कि ग्रेटर है 1 × 10⁻7 से। इस तरह से ये सॉल्यूशन एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लासीफाई फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज लेवस एसिड्स एंड लेवस बेसिस। अमोनिया दिया गया है, उसके अलावा F नेगेटिव दिया गया है, और H2O की BF3 के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बॉन्डिंग होकर कंपाउंड आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। इनको हमने लेवस एसिड और लेवस बेस के तौर पर क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी अमोनिया को, NH3 को। तो अमोनिया के पास, अमोनिया में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है। तो इस तरह से अमोनिया लेवस बेस है। और नेक्स्ट देख लेते हैं जी, हमारे पास मौजूद है F नेगेटिव। तो F नेगेटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से F नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखता है, तो F नेगेटिव B बेस कहलाएगा। और तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारे पास H2O BF3 के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास बोरान जो है BF3 में, बोरान के पास ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। उसके पास टोटल आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। 3 उसके अपने हैं, 3 फ्लोरीन के एटम्स ने उसके साथ शेयर किए हुए हैं। तो इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में है, और इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। और वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है। इस तरह से अगर हम इस बॉन्ड के, ये जो बॉन्ड हमारे पास नज़र आ रहा है, इसके अंदर अगर हम देखें तो वाटर एक्ट कर रहा है एज अ बेस, और BF3 लेवस एसिड के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, चूँकि BF3 ने इलेक्ट्रॉन कबूल किया है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया है, जबकि वाटर ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लासीफाई फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज लेवस एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हमारे पास NH3 है, यानी अमोनिया है। उसके बाद F नेगेटिव है, फ्लोरीन का आयन है, ये नेगेटिव आयन है। और उसके बाद एक एडक्ट है, यानी वाटर और BF3 का एक एडक्ट है हमारे पास। एडक्ट हम उस
कंपाउंड को कहते हैं जो दो मुख्तलिफ कंपाउंड से मिलकर बना हो। दो मुख्तलिफ तरह के मालिक्यूल्स यहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच हो गए हैं, इसको हम अडक्ट कहते हैं। अच्छा जी, तो अब हम तीनों की हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम अमोनिया की बात करेंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट किया जा सकता है। तो इस तरह से लेविस की थ्योरी के मुताबिक अमोनिया एज अ बेस या लेविस बेस हम कहेंगे, लेविस बेस के तौर पर एक्ट करेगा। और अब अगर हम बात करें एफ़ नेगेटिव की, तो एफ़ नेगेटिव के पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये भी अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो लेविस की थ्योरी के मुताबिक ये भी एक लेविस बेस का किरदार अदा करेगा। अच्छा जी, और फिर हमारे पास आ जाता है अभी जो अडक्ट की हमने बात की थी H2O और BF3 का, यानी कि वाटर और बोरान ट्राईफ्लोराइड का अडक्ट। ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या दोनों चीज़ें यहाँ पे इस अडक्ट के अंदर। तो बोरान इस BF3 के अंदर बोरान जो है वो ग्रुप 3 से इसका तल्लक है और ये इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। और इसने ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं फ्लोरीन के 3 एटम्स के साथ, और इस तरह से इसके पास टोटल इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इस शेयरिंग के बाद। अब भी इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। जबकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है बोरान को, और यहाँ पे यही हुआ है, बोरान को ये लोन पेयर डोनेट किया गया है और इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। तो BF3 लेविस एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, जबकि वाटर यहाँ पे लेविस बेस के तौर पर काम कर रहा है। क्वेश्चन 9, give the Bronsted-Lowry definition of an acid, write an equation that illustrates the definition। तो definition के साथ साथ हमने एक equation भी देनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी definition। Lowry-Bronsted definition ये है कि according to this theory an acid is a proton donor। तमाम सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकें वो एसिड होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हों या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें वो बेस होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे सामने है, तो इसमें क्या हो रहा है जी कि HCl रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और HCl अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है और वाटर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। HCl अपना प्रोटॉन डोनेट करके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है, जबकि वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से HCl जो है वो एक प्रोटॉन डोनर है और इसको हम एसिड कहेंगे, जबकि वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के मुताबिक ये बेस है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जिसमें ये छः रिएक्शंस हैं। इनमें बताना ये है कि कौन कौन से ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं और कौन से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस हैं। जी पहले पार्ट को हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले CH3COOH प्लस H2O, तो ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो CH3COO नेगेटिव और साथ बन रहा है H3O पॉजिटिव। तो जहाँ तक इस रिएक्शन का तल्लक है, यहाँ पे CH3COOH ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया है और कन्वर्ट हो गया CH3COO नेगेटिव में, जबकि वाटर ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के मुताबिक CH3COOH एसिड है, जबकि वाटर यहाँ पे बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन में HCO3 नेगेटिव रिएक्शन इसका है H2O के साथ, और ये बना रहा है CO3 डाई नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि HCO3 नेगेटिव ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है और ये कन्वर्ट हुआ है CO3 डाई नेगेटिव में, जबकि H2O ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बना दिया। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक HCO3 नेगेटिव एसिड है, जबकि वाटर बेस।
जी नेक्स्ट रिएक्शन में NH3 रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और NH4 प्लस बन रहा है, साथ ही OH नेगेटिव। तो यहाँ पे भी NH3 ने अपना NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH4 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये प्रोटॉन डोनेट किसने किया है, यहाँ पे वाटर ने डोनेट किया है, जो कि कन्वर्ट हो गया OH नेगेटिव में। तो वाटर यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, जबकि अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ब्राउनस्टेड थ्योरी के मुताबिक वाटर एसिड है, इस रिएक्शन में वाटर एसिड है, जबकि अमोनिया बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है HCl प्लस HCO3 नेगेटिव, और रिजल्टेंटली हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है H2CO3 और प्लस Cl नेगेटिव। तो HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है और कन्वर्ट हुआ है Cl नेगेटिव में, कन्वर्ट हो गया है अपना प्रोटॉन देकर, और HCO3 नेगेटिव ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और ये H2CO3 में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से HCl चूँकि प्रोटॉन डोनर है तो ब्राउनस्टेड थ्योरी के मुताबिक ये एसिड है, जबकि यहाँ पे HCO3 नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये बेस होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है HS नेगेटिव, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है S-2 में और साथ ही H3O पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पे HS नेगेटिव ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया S-2 में, जबकि H2O ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ब्राउनस्टेड थ्योरी के मुताबिक HS प्रोटॉन डोनर यानी एसिड है, जबकि H2O प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी बेस है। नेक्स्ट रिएक्शन में H2S रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ और बन रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव, और यहाँ पर H2S ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है, इसी वजह से ये HS नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, जबकि NH3 ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हुआ है NH4 पॉजिटिव में। ब्राउनस्टेड थ्योरी के मुताबिक H2S एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, जबकि अमोनिया बेस के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द लेवेस्ट एसिड एंड द लेवेस्ट बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। 4 रिएक्शन दिए गए हैं, इनमें लेवेस्ट एसिड और लेवेस्ट बेसिस को अलग अलग करना है। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व कर लेते हैं जी। सबसे पहले सोल्यूशन पहले 2 का देख लेते हैं। पहले 2 का सोल्यूशन मैंने दे दिया यहाँ पे Ag प्लस एक कैटाइन जो है ये Cn नेगेटिव के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके AgCN ट्वाइस बना रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सा लेवेस्ट एसिड होगा और कौन सा लेवेस्ट बेस होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें Ag प्लस जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो जबकि दूसरी तरफ Cn नेगेटिव के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और Ag प्लस इसको एक्सेप्ट किया उसने। तो इस तरह से लेवेस्ट थ्योरी के मुताबिक Ag प्लस एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, जबकि Cn नेगेटिव बेस के तौर पर। जी नेक्स्ट रिएक्शन है BOH थ्राइस रिएक्ट कर रहा है OH नेगेटिव के साथ और टेट्रा हाइड्रॉक्सी बोरेट बना रहा है। टेट्रा हाइड्रॉक्सी बोरेट जो कि माइनस है जिसके ऊपर पावर। तो इस तरह से यहाँ पे हुआ क्या है कि बोरान जो है जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर इसको चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, चूँकि बोरान के पास इस वक्त BOH थ्राइस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में मौजूद हैं इस वक्त। तो इसको एक पेयर चाहिए, जबकि OH नेगेटिव में ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है। तो OH नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, जबकि BOH थ्राइस इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करके टेट्रा हाइड्रॉक्सी बोरेट बना रहा है। इस तरह से लेवेस की थ्योरी के मुताबिक BOH थ्राइस एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, जबकि OH नेगेटिव बेस के तौर पर। नेक्स्ट रिएक्शन में कॉपर और अमोनिया आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो कॉपर ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये अमोनिया और कॉपर आपस में रिएक्ट करने के दौरान कॉपर
अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है जबकि कॉपर लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो लेविस की थ्योरी के मुताबिक कॉपर एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है जबकि अमोनिया बेस के तौर पे। नेक्स्ट रिएक्शन OH नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है AlOH थ्राइस के साथ। तो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। उसकी वजह ये है कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है और ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको लोन पेयर चाहिए, जबकि OH नेगेटिव में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है जो कि वो डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से AlOH थ्राइस यहाँ पे एक एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है जबकि OH नेगेटिव बेस के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई लेविस एसिड्स एंड लेविस बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जिसमें AlCl3 है, Ag प्लस है, CH3OH है, CH3NH2 है, Cn नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, FeCl3। इनको एसिड लेविस एसिड या लेविस बेसिस के तौर पर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले AlCl3 की बात कर लेते हैं। AlCl3 में एल्यूमिनियम जो कि ग्रुप 3 से तल्लुक़ रखता है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्डिंग के बावजूद, यानी Cl3 के साथ उसकी जो बॉन्डिंग है उसके बावजूद भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको मज़ीद एक पेयर इलेक्ट्रॉन का चाहिए। तो इसलिए लेविस की थ्योरी के मुताबिक ये एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी Ag+। तो Ag+ में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इस तरह से, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये भी लेविस एसिड के तौर पर काम करेगा। या लेविस एसिड के तौर पर हम ये समझते हैं कि ये भी लेविस एसिड है। नेक्स्ट आ जाता है CH3OH मीथानॉल। तो यहाँ पे मीथानॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट किया जा सकता है। इस तरह से CH3OH लेविस बेस है। इसके बाद हमारे पास CH3NH2 है। तो CH3NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि डोनेट किया जा सकता है। तो ये भी लेविस बेस के तौर पर बिहेव करेगा। Cn नेगेटिव में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट किया जा सकता है और Cn नेगेटिव लेविस बेस है। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ये लेविस बेस है। FeCl3 में Fe के पास ये जो Fe के पास Cl3 के साथ बॉन्डिंग के बावजूद भी इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, इसको लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है इसका ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो ये लेविस एसिड है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लासीफाई वाटर एज प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो वाटर जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस के तौर पर बिहेव करता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड के तौर पर बिहेव करता है। इस तरह ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है, यानी इसमें ये सलाहियत मौजूद है कि ये कभी एसिड के तौर पर बिहेव करेगा और कभी बेस के तौर पर। एग्जांपल देख लेते हैं। पहली एग्जांपल में वाटर जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और इसमें इस रिएक्शन में ये कन्वर्ट हो रहा है, वाटर जो है कन्वर्ट हो रहा है H3O पॉजिटिव में, और इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया है और वाटर ने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे ये बेस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। जबकि नेक्स्ट रिएक्शन में वाटर रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो खुद कन्वर्ट हो रहा है OH नेगेटिव में, यानी वाटर OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है, जबकि अमोनिया कन्वर्ट हुआ है NH4 पॉजिटिव में। इससे ये हमें समझ आ रही है कि वाटर यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कर रहा है जबकि अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस रिएक्शन में वाटर बिहेव कर रहा है एज एन एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट इक्वेशंस शोइंग द आयनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एज आर्सेनियस एसिड्स।
ये दो कंपाउंड दिए गए हैं जी, हाइड्रोजन आयोडाइड और उसके बाद HNO2। इनके बारे में कहा गया है कि इनकी आयनाइजेशन एज आरएनएस एसिड के तौर मतलब आरएनएस एसिड के तौर पर इनकी आयनाइजेशन बतानी है। तो हम रिएक्शन करके देखेंगे। इसमें चूँकि आरएनएस एसिड के मुताबिक थ्योरी की आरएनएस की जो थ्योरी है एसिड के वाले से, वो कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में आयनाइज होकर H+ आयन दे दें वो एसिड होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि HI क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है और I नेगेटिव आयन दे रहा है। तो यहाँ पे इसने H+ आयन दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड है। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास HNO2 है, ये आयनाइज होकर H+ आयन और NO2 नेगेटिव आयन दे रहा है। तो इसने भी H+ आयन दे दिया है, तो इसका मतलब HNO2 आरएनएस एसिड है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट इक्वेशंस शोइंग द आयनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड के मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट करें वो एसिड्स होते हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें वो बेस होते हैं। तो यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, HNO2 का एक्वियस सॉल्यूशन है और HCN का भी एक्वियस सॉल्यूशन है, यानी वाटर के साथ रिएक्शन है HNO2 का। तो देखते हैं जी ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले आयनाइजेशन आप देख रहे हैं HNO2 की। तो HNO2 जो है वो कन्वर्ट मतलब पानी के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हुआ है HNO2 नेगेटिव में, इसने NO2 नेगेटिव बना दिया, जबकि वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव में। तो इसका मतलब ये हुआ कि HNO2 ने प्रोटॉन डोनेट किया है, तो ये एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, जबकि वाटर यहाँ पे बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन HCN का। तो HCN में क्या हो रहा है जी कि HCN कन्वर्ट हो रहा है CN नेगेटिव में, यानी HCN CN नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, जबकि वाटर कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव में। तो इसका मतलब ये है कि HCN ने प्रोटॉन को डोनेट किया है और वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो HCN ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड है जी। थिंक टैंक का क्वेश्चन है, कंपेयर द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन ईच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस हमारे पास एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीन तरह के अगर सॉल्यूशन हो तो उनमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन किस तरह से होगी। तो जी एसिडिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमेशा 1×10⁻⁻7 से ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, और बेसिक में इससे लेसर होगी या कम होगी और न्यूट्रल में बराबर होती है। तो हम ले लिए जब हमने इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यानी एसिडिक की बात करते हुए हमने कहा कि H+ आयन कंसंट्रेशन इज़ ग्रेटर देन, बड़ी है, ज़्यादा है 1×10⁻⁻7 से। जबकि बी में बेसिक की जहाँ तक बात है, बेसिक में H+ आयन कंसंट्रेशन स्मॉलर है या लेसर है देन 1×10⁻⁷। और सी पार्ट में हमने जब न्यूट्रल की बात कर ली, तो न्यूट्रल जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें H+ और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आपस में बराबर होती है, और वो किसके इक्वल किसकी हो रही है, 1×10⁻⁷ के। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोडीन की बात हो रही है। यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है कोडीन का, इज़ अ कॉमनली प्रिस्क्राइब पेन किलर। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि ये पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट बात आ रही है कि इट डिज़ोल्व इन वाटर बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन के तहत ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। क्वेश्चन इसमें जो राइज़ किया गया वो ये कि डिफ्रेंशिएट कोडीन एंड वाटर एज ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स आर बेसिस, यानी इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक एसिड और बेस कौन कौन सा है। तो अगर कोडीन को देखा जाए तो कोडीन कन्वर्ट हो गया है कोडीन पॉजिटिव में, तो इसका मतलब यह है कि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे। जबकि वाटर कन्वर्ट हुआ है OH नेगेटिव में, तो इसका मतलब इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक कोडीन बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है, जबकि वाटर यहाँ पे एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, examine some ways in which you might determine whether a particular water solution contains an acid or base। यानी अगर कोई solution दे दिया जाए और उसके बारे में ये चेक करना हो कि ये एसिड है या बेस है, तो कैसे चेक किया जाए। तो उसके लिए कोई मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं। मसलन
एक तो हम इसमें चेक कर सकते हैं लिटमस पेपर टेस्ट से, दूसरा हम चेक कर सकते हैं कुछ इंडिकेटर्स हैं उनकी मदद से कि उनके कलर के चेंज होने से हमें पता चल जाता है, और तीसरा आ जाता है पीएच मीटर के हवाले से। तो जहाँ तक लिटमस पेपर का इफ़ेक्ट की बात है कि एसिड, अगर वो सोल्यूशन एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट, मतलब रेड में चेंज हो जाएगा उसकी मौजूदगी में। अच्छा, अगर अपना वो बेस होगा, अगर वो बेस होगा तो उसका उस रेड ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, रेड लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बेस उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर दे देता है उसको। अच्छा जी, उसके बाद इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, जैसे मिथाइल रेड है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसके अगर ड्रॉप्स चंद डाले जाएं तो वो रेड कलर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर होता है इसका। ब्रोमो मिथाइमोल ब्लू एसिडिक सॉल्यूशन में येलो रहता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू, और फिनाफ्थलीन कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक। और इसी तरह से पीएच मीटर की बात हो गई कि पीएच मीटर कुछ एक डिवाइस है पीएच मीटर, जिससे पीएच मेजर की जा सकती है किसी भी सॉल्यूशन की। अगर पीएच 1 से लेकर 6 के बीच में आए तो इसका मतलब है सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर पीएच 8 से 14 के दरमियान में आए तो इसका मतलब है सॉल्यूशन बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टेबल बिलो शोज द कलर्स ऑफ टू इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे दो इंडिकेटर हमारे पास मौजूद हैं, ए और बी के नाम से, और इनका कलर जो एसिडिक सॉल्यूशन में ए का रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है, जबकि बी इंडिकेटर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलर लेस रहता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर ए इन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 3। अगर पीएच 3 में पीएच 3 का सॉल्यूशन हो तो उसमें इसका कलर क्या आएगा, और पीएच 10 होगा तो उसका सॉल्यूशन इसका कलर क्या आएगा। और इसी तरह से कहा गया कि इसका प्रेडिक्ट द कलर ऑफ इंडिकेटर बी इन सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5, बी का पीएच 5 में बताएंगे क्या कलर होगा। और फिर आ रहा है कि व्हेन a few drops of indicator B are placed in a solution X, it turns red immediately. Evaluate the properties of solution X. तो ये सारी बातें जो हैं पूछी गई हैं इसी इन ए और बी इंडिकेटर्स के हवाले से। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ए पार्ट में ए पार्ट जो इसका है और उसका मज़ीद सब पार्ट 1 है, अगर पीएच 3 का सॉल्यूशन होगा, पीएच 3 का सॉल्यूशन होगा तो उसमें ए का कलर क्या होगा, तो बिल्कुल रेड आएगा, जो कि एसिडिक है। पीएच 3 एसिडिक है तो उसका कलर रेड आएगा। और इन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 10, तो पीएच 10 का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, तो इसका मतलब है ए जो इंडिकेटर है वो बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देगा। उसके बाद आ रहा है प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर बी इन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5। तो पीएच 5 एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यानी पीएच 5 जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये क्या करेगा जी, बी जो है वो कलरलेस रहेगा इसमें। और इसके बाद एक सी पार्ट आ गया, व्हेन आर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर बी आर प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन एक्स। जो सॉल्यूशन एक्स में इसके चंद कतरे डाले जाते हैं तो वह ये फ़ौरन रेड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेस है। तो चूँकि इसमें हमने देखा था कि बी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर देता है। अच्छा चलें, ये तो बातें हो गई, तो अब हम इसका सॉल्यूशन जो मैंने लिखा है वो आपके लिए वो आप देख लें जी। इस तरह से ये सारे पार्ट्स का आंसर लिख दिया गया है। और प्रॉपर्टीज़, चूँकि ये एक बेस है सॉल्यूशन एक्स की, अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन एक्स चूँकि जो चीज़ हमें नज़र आई तो ये बेस था, तो बेस के हवाले से जो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में दे दी गई हैं। टेस्ट इसका बिटर होगा, ब्लू लिटमस के ऊपर पे नो इफ़ेक्ट, और रेड लिटमस को ये ब्लू कर देगा, और स्किन को हार्म करेगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें हो सकेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपने देख लिया।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, बैक्टीरिया इन अवर माउथ फीड ऑन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड्स stuck to our teeth and change it into acid. Explain how using toothpaste of pH 10 can help prevent the acid from damaging our teeth. तो बिल्कुल चूँकि टूथपेस्ट का जो pH होती है वो 10 होती है, तो इसका मतलब है ये बेसिक होता है, तो जो बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है हमेशा। चूँकि हमारे दांतों में जो एसिड बनता है बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से, उसको ये टूथपेस्ट चूँकि इसका ये अल्कलाइन होती है या बेसिक हम कहेंगे, दो भी बात कह लें, तो अल्कलाइन होने की वजह से ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और दांतों को डिके होने से बचाती है। तो ये इसका आंसर आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21, कैन अ सब्सटेंस बी लेवेस एसिड विदाउट बीइंग ब्रांस्टेड-लॉरी एसिड? आर्गो जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो सब्सटेंसेस लेवेस एसिड होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांस्टेड-लॉरी की थ्योरी के मुताबिक भी एसिड हों, चूँकि ब्रांस्टेड-लॉरी थ्योरी लिमिटेड है प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के हिसाब से, यानी ऐसे सब्सटेंसेस ब्रांस्टेड-लॉरी के कंसेप्ट के मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हों वो एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकें वो बेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ एसिड की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन डोनर एसिड होते हैं ब्रांस्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक। लेकिन बहुत सारे ऐसे और सब्सटेंसेस भी हैं जो एसिड तो हैं लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आके जो लेविस ने दिया है वो उन सब्सटेंसेस को भी एड्रेस करता है, क्योंकि लेविस का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के हिसाब से और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के हवाले से है। अच्छा, तो उसके मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकें वो बेस होते हैं और एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। तो इस तरह से चूँकि लेविस की जो थ्योरी है वो बहुत ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू ब्रांस्टेड-लॉरी थ्योरी, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो लेविस की थ्योरी के मुताबिक तो एसिड हैं लेकिन ब्रांस्टेड-लॉरी थ्योरी उनके बारे में कोई उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम ब्रांस्टेड-लॉरी एसिड्स जो हैं वो लेविस एसिड तो हैं लेकिन सारे के सारे लेविस एसिड्स ब्रांस्टेड-लॉरी बेसिस नहीं हैं। इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल हुई। क्वेश्चन नंबर 18, examine some ways in which you might determine whether a particular water solution contains an acid or base। यानी अगर कोई सॉल्यूशन दे दिया जाए और उसके बारे में ये चेक करना हो कि ये एसिड है या बेस है, तो कैसे चेक किया जाए? तो उसके लिए कोई मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं। मसलन एक तो हम इसमें चेक कर सकते हैं लिटमस पेपर टेस्ट से, दूसरा हम चेक कर सकते हैं कुछ इंडिकेटर्स हैं उनकी मदद से कि उनके कलर के चेंज होने से हमें पता चल जाता है, और तीसरा आ जाता है पीएच मीटर के हवाले से। तो जहाँ तक लिटमस पेपर का इफ़ेक्ट की बात है कि एसिड अगर वो सॉल्यूशन एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में मतलब रेड में चेंज हो जाएगा उसकी मौजूदगी में। अच्छा, अगर वो बेस होगा, अगर वो बेस होगा तो उस रेड ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, रेड लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बेस उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर दे देता है उसको। अच्छा जी, उसके बाद इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, जैसे मिथाइल रेड है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसके अगर ड्रॉप्स चंद डाले जाएं तो वो रेड कलर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर होता है इसका। ब्रोमो मिथाइमोल ब्लू एसिडिक सॉल्यूशन में येलो रहता है जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू, और फिनाफ्थलीन कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक। और इसी तरह से पीएच मीटर की बात हो गई कि पीएच मीटर कुछ एक डिवाइस है पीएच मीटर जिससे पीएच मेजर की जा सकती है किसी भी सॉल्यूशन की। अगर पीएच 1 से लेकर 6 के बीच में आए तो इसका मतलब है सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर पीएच 8 से 14 के दरमियान में आए तो इसका मतलब है
सॉल्यूशन बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 19 है द टेबल बिलो शोज द कलर्स ऑफ टू इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे दो इंडिकेटर हमारे पास मौजूद हैं ए और बी के नाम से, और इनको इनका कलर जो एसिडिक सॉल्यूशन में ए का रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है, जबकि बी इंडिकेटर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलर लेस रहता है जबकि बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर ए इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH3। अगर pH3 में pH3 का सॉल्यूशन हो तो उसमें इसका कलर क्या आएगा, और pH10 होगा तो उसका सॉल्यूशन इसका कलर क्या आएगा। और इसी तरह से कहा गया कि इसका प्रिडिक्ट द कलर फॉर इंडिकेटर बी इन सॉल्यूशन ऑफ pH5, बी का pH5 में बताएंगे क्या कलर होगा। और फिर आ रहा है कि व्हेन a few drops of indicator B are placed in a solution X, it turns red immediately. Evaluate the properties of solution X. तो ये सारी बातें जो हैं पूछी गई हैं इसी इन ए और बी इंडिकेटर्स के हवाले से। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ए पार्ट में ए पार्ट जो इसका है और उसका मज़ीद सब पार्ट 1 है, अगर pH3 का सॉल्यूशन होगा, pH3 का सॉल्यूशन होगा तो उसमें ए का कलर क्या होगा, तो बिल्कुल रेड आएगा जी, जो कि एसिडिक है। pH3 एसिडिक है तो उसका कलर रेड आएगा। और इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH10, तो pH10 का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, तो इसका मतलब है ए जो इंडिकेटर है वो बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देगा। उसके बाद आ रहा है प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर बी इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH5। तो pH5 एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यानी pH5 जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये क्या करेगा जी, बी जो है वो कलरलेस रहेगा इसमें। और इसके बाद एक सी पार्ट आ गया, व्हेन आर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर बी आर प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन एक्स। जो सॉल्यूशन एक्स में इसके चंद कतरे डाले जाते हैं तो वह ये फ़ौरन रेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेस है। तो चूँकि इसमें हमने देखा था कि बी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर देता है। अच्छा चलें, ये तो बातें हो गई। तो अब हम इसका सॉल्यूशन जो मैंने लिखा है वो आपके लिए वो आप देख लें जी। इस तरह से ये सारे पार्ट्स का आंसर लिख दिया गया है। और प्रॉपर्टीज़, चूँकि ये एक बेस है सॉल्यूशन एक्स की, अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन एक्स चूँकि जो चीज़ हमें नज़र आई तो ये बेस था, तो बेस के हवाले से जो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में दे दी गई हैं। टेस्ट इसका बिटर होगा, ब्लू लिटमस के ऊपर पे नो इफ़ेक्ट, और रेड लिटमस को ये ब्लू कर देगा, और स्किन को हार्म करेगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें हो सकेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, बैक्टीरिया इन आवर माउथ फीड ऑन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड्स stuck to our teeth and change it into acid. Explain how using toothpaste of pH 10 can help prevent the acid from damaging our teeth. तो बिल्कुल चूँकि टूथपेस्ट का जो pH होती है वो 10 होती है, तो इसका मतलब है ये बेसिक होता है। तो जो बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करता है हमेशा। चूँकि हमारे दांतों में जो एसिड बनता है बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से, उसको ये टूथपेस्ट चूँकि इसका ये अल्कलाइन होती है या बेसिक हम कहेंगे, दो भी बात कह लें, तो अल्कलाइन होने की वजह से ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करती है और दांतों को डिके होने से बचाती है। तो ये इसका आंसर आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21, Can a substance be Lewis acid without being Bronsted-Lowry acid? आर्गो जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो सब्सटेंसेस लेविस एसिड होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी की थ्योरी के मुताबिक भी एसिड हों। चूँकि ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी लिमिटेड है
प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के हिसाब से, यानी ऐसे सब्सटेंसेस ब्रांस्टेड-लोरी के कंसेप्ट के मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हों वो एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकें वो बेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ एसिड की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन डोनर एसिड होते हैं ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी के मुताबिक। लेकिन बहुत सारे ऐसे और सब्सटेंसेस भी हैं जो एसिड तो हैं लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आके जो लेविस ने दिया है वो उन सब्सटेंसेस को भी एड्रेस करता है, जो कि लेविस का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के हिसाब से और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के हवाले से है। अच्छा, तो उसके मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकें वो बेस होते हैं और एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। तो इस तरह से चूँकि लेविस की जो थ्योरी है वो बहुत ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो लेविस की थ्योरी के मुताबिक तो एसिड हैं लेकिन ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी उनके बारे में कोई उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम ब्रांस्टेड-लोरी एसिड्स जो हैं वो लेविस एसिड तो हैं लेकिन सारे के सारे लेविस एसिड्स ब्रांस्टेड-लोरी बेसिस नहीं हैं। इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल हुई।